तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेंग शेन वो शु योरोंग की शादी की सेरेमनी को रोकने के लिए जाने वाला होता है, मगर मिस मोयू वो उसे बाहर ही रोक लेती है और एक इल्यूजन के अंदर फंसा देती है। मगर चेंग शेन भी हार मानने वाला नहीं था, वो उस फॉर्मेशन का भी हल निकाल लेता है और एक फॉर्मेशन से वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो एक और ट्रैप के अंदर फंस गया है। मगर वहां पे मौजूद ड्रैगन वो उसे मारने की कोशिश करता है तो चेंग शेन वो उसके साथ भी डील कर लेता है और उससे वादा करता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा और बदले में वो ड्रैगन उसे उस ट्रैप से बचाकर बाहर निकाल देता है। जिसके बाद चेंग शेन जैसे ही बाहर आता है तो वो जाने अनजाने में सीधा इम्प्रेस ट्यान हाई के पास जा पहुंचता है और एक गमला जब उसके ऊपर गिरने वाला था तो वो उसके ऊपर से वो गमला भी हटा देता है। और जब वो पैलेस के अंदर पहुंचता है तो वहां पर शादी की बिल्कुल लास्ट वाली सेरेमनी जारी होती है, जिसमें सबसे पूछा जा रहा होता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। इतने में चेन शिंग वहां पर एंट्री लेता है और कहता है कि मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है। ये देखकर वहां मौजूद सारे ही लोग हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का है कौन। आधे से ज्यादा लोग तो उसे जानते भी नहीं थे कि ये कोई नेशनल एकेडमी का मास्टर है। मगर वो लोग कह रहे थे आखिर इस बंदे की हिम्मत तो देखो, ये शु यूरोंग की शादी में ऑब्जेक्शन कर रहा है, शायद इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। और इतने में जनरल भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये क्या मजाक है, ऐसे ही कोई भी बंदा उठकर आएगा और मेरी बेटी की शादी को रोकने की कोशिश करेगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो गार्ड से कहता है कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो, मगर उन गार्ड से लड़ने के लिए यहाँ पर लुवो लुवो और टैंक 36 दोनों ही उसके सामने आ जाते हैं। ये देखते ही वो जनरल कहता है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मैं बस तुम लोगों को एक क्रिमिनल की तरह डील करूंगा और तुम्हारे साथ भी वही अंजाम होगा जो क्रिमिनल्स के साथ होता है। इतने में अचानक ग्रैंड एल्डर बोल पड़ता है और वो कहता है कि इसमें बुरा ही क्या है, इस लड़के ने कोई वायलेशन नहीं की है, ये लड़का कोई और लड़का नहीं बल्कि ये हमारी नेशनल एकेडमी का डीन है और इससे आने में थोड़ी सी देरी हो गई है, मगर लेट आना किसी तरह की कोई वायलेशन नहीं, इसीलिए इसे बात करने दो, जो ये कहना चाहता है ये कह सकता है। मगर वहां पे मौजूद मिस्टर लिव कहता है कि ये तो ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो डीन कहता है हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी न किसी को तो एतराज होता ही है। अब ये मसला खुल ही गया है तो मेरे ख्याल से अब ये सबके सामने आ जाना चाहिए। ये सुनते ही मिस मोयू भी शांत होकर बैठ जाती है और फिर चेंग शेन उन लोगों से कहता है कि मैं इस हॉल के बाहर मौजूद था और मैंने सुना है कि लिशन सेक्का क्यान जून वो शु यूरोंग से शादी करना चाहता है, मगर शु यूरोंग तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये शादी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक दोनों ही इस शादी के लिए राजी ना हो। यही वजह है कि मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, जब तक वो दोनों यहाँ पर आकर खुद एक दूसरे को शादी के लिए एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ये शादी नहीं होनी चाहिए। मगर लिशन सेक के मास्टर को ये बात काफी बुरी लगती है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम लिशन सेक्ट और सोड सेक्ट के बीच के मामलात को इस तरह सबके सामने खराब कर दो, आखिर दोनों सेक्ट्स के बीच में तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो चेन शिंग कहता है कि मेरे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मैं शु यूरोंग का मंगेतर हूँ और वो मेरी मंगेतर है, इसलिए उसकी शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, उन लोगों को यकीन ही नहीं आता कि चेंग शेन वो इस तरह का सरप्राइज देगा। जिसके बाद वो लोग चेन शेन से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम शु यूरोंग के मंगेतर हो। तो चेन शेन उन लोगों को अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि सब लोगों के सामने आता है। तो वो लोग देखते हैं कि उसके ऊपर तो शु फैमिली के ग्रैंड एल्डर की सील लगी हुई है, जिसका मतलब यह है कि उसने खुद इस शादी को विटनेस किया है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पर उस जनरल की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और यहाँ पर फिर लुवो लुवो भी कहना शुरू कर देती है कि अगर ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल असली है तो फिर यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो कि सब लोगों को धोखा दे रहा है, कोई तो है जो कि शायद अपनी बेटी को किसी और को बेच रहा है। वो बंदा एक जनरल है, उसे बैटलफील्ड के बारे में काफी अच्छी तरह मालूम है, पर लगता है कि शायद वो अब एक बिजनेसमैन बन गया है। इतने में हमें दिखाया जाता है लिशन सेक के ग्रैंडसन को, वो अपनी चाय पीता है और वो कहता है कि भले ही ये शादी तुम लोगों के पेरेंट्स ने डिसाइड की थी, मगर अब यहाँ पे मेरे ब्रदर की शादी शु यूरोंग के साथ हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने 3 फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली हैं और तुमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है। मगर खैर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि शु यूरोंग वो किससे शादी करना चाहती है। इतना कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़का भी आ जाता है और वो अपने सीनियर ब्रदर के बारे में कहता है कि सब लोग जानते हैं कि मेरा सीनियर ब्रदर
क्यूशेन और शु यूरोंग वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए हम सब जानते हैं कि लव गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होता है। भले ही तुम्हारे पास ये मैरिज सर्टिफिकेट है, मगर उसके बावजूद भी शु यूरोंग तुमसे शादी नहीं करेगी। अगर तुम शु यूरोंग की रेस्पेक्ट करते हो तो फिर तुम्हें उसकी शादी में इस तरह टांग अड़ानी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है एक व्हाइट क्रेन जो कि उड़ते हुए सीधा उस पैलेस के अंदर आ जाती है। उस व्हाइट क्रेन को देखते ही सब लोग समझ जाते हैं कि ये तो शु यूरोंग की व्हाइट क्रेन है, और वहां पे मौजूद ली शेन सेक के लोग कहते हैं कि ये वही व्हाइट क्रेन है जो कि सीनियर सिस्टर हमारे ब्रदर क्यूशेन के लिए भेजा करती थी। मगर हमें दिखाया जाता है उस व्हाइट क्रेन के मुंह में रेड फ्लावर होता है और वो क्रेन सीधा चेन शेंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और चेन शेंग वो अपने हाथों से उसे सहलाता है। तो वहां पे मौजूद सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि व्हाइट क्रेन चेन शेंग के पास कैसे चली गई। मगर हम देखते हैं कि वो रेड फ्लावर जब ऊपर आता है तो उससे फिर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और हमें फिर एक प्रोजेक्शन बॉडी दिखाई देती है जो कि असल में शु यूरोंग की बॉडी होती है। उसे देखकर चेन शेंग भी हैरान हो गया था, उसे यकीन नहीं था कि शु यूरोंग वो इतने खूबसूरत होगी। मगर शु यूरोंग यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे मेरी शादी के बारे में मालूम नहीं था कि मेरी शादी किसी और के साथ डिसाइडेड है, इसीलिए मैं क्यान जुन के साथ शादी करने के लिए मान गई थी। पर क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी शादी मेरे ग्रैंडपा ने बहुत पहले ही डिसाइड कर दी थी और मुझे मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं क्यान जुन के साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मंगेतर तो चेन शेंग है और मैं क्यान जुन की रेस्पेक्ट करती हूँ, वो एक अच्छा वॉरियर है। मगर क्योंकि मेरी शादी पहले से ही डिसाइडेड है तो इसीलिए मैं क्यान जुन के साथ शादी नहीं करना चाहती। ये कहने के बाद उसकी प्रोजेक्शन बॉडी वहां से गायब हो जाती है और सब लोग समझ जाते हैं कि शु यूरोंग वो अब चेन शेंग से शादी करना चाहती है, जिस पर चेन शेंग भी काफी खुश होता है और टैंक 36 फिर उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या कहा था तुम लोगों ने, प्यार तो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होता है। मगर ली शेन सेक का मास्टर वो गुस्से में भड़क जाता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। शु यूरोंग के पास फिनिक्स ब्लड लाइन है और मेरे बेटे के पास ड्रैगन ब्लड लाइन है। अगर ये दोनों आपस में शादी करते हैं तो हम लोग आगे चलकर डीमंस को साथ मिलकर सरप्राइज कर सकते हैं। ये शादी नॉर्थ और साउथ को एक साथ जोड़ देगी। तुम लोगों को मालूम भी नहीं है कि डीमंस को रोकना कितना मुश्किल काम है, वहाँ पे हर एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस एक शादी की वजह से हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जबकि ये लड़का तो बिल्कुल बेकार और घटिया है, इससे शादी करके शु यूरोंग अपनी इंसल्ट करवाएगी। मगर फिर लुबुलु कहती है कि तुम लोग ऐसी बेकार की बातें करके या हमारी इंसल्ट करके शु यूरोंग के साथ शादी नहीं कर सकते। मगर चेन शेंग उससे कहता है कि इन लोगों के साथ आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग वैसे भी अपनी इंसल्ट करवा चुके हैं। मगर यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि मुझे बात करने दो, तो चेन शेंग कहता है कि नहीं, हम लोग अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकते। मगर टैंक 36 कहता है कि मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो फोरहेड से ऊंची आवाज में कहता है तुम्हें सबक सीखना है ना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम हमारे होली मास्टर की मैरिज सील को डिनाई कर रहे हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमारे सिख का एक होली मास्टर है और उसकी सील को डिनाई करना यानी कि मेरी जू फैमिली के मास्टर की इंसल्ट करना है। मगर ली शेन सेक का मास्टर कहता है कि हम लोग सिर्फ डीमंस को रोकना चाहते हैं। मगर टैंक 36 कहता है कि शु फैमिली कभी भी डीमंस को रोकने के लिए फ्रंट लाइन पर नहीं गई, ना ही वो कभी जाएगी। और तुम्हें लगता है कि इस शादी से नॉर्थ और साउथ एक साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सुनकर वो मास्टर कहता है ये लड़का एक अड़ियल किस्म का लड़का है। तो फिर टैंक 36 कहता है कि तुम भी पागल और सन की बुड्ढे हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक राइटियस मास्टर हो, मगर तुम यहाँ पर एक विलन बन चुके हो, ऊपर से तुम्हें तो जरा सी शर्म भी नहीं आ रही। ये बात तो ली शेन सेक के मास्टर को चौंका देती है। वो कहता है कि आखिर इसकी हिम्मत तो देखो, ये मेरे ली शेन सेक के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। मगर टैंक 36 पर चेन शेंग से कहता है कि बताओ कैसा दिया, तो लुवो इशारा करके कहती है जबरदस्त। मगर ली शेन सेक का मास्टर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से में उन लोगों से कहता है कि मैं आज अगर तुम लोगों को यहाँ से जाने दूं तो मैं एक बाप का हूँ ही नहीं। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उन लोगों को मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला होता है, जो है वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड को उन लोगों की तरफ थ्रो कर देता है।
ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पर वो तीनों के तीनों डिसाइपल्स बिल्कुल हैरान खड़े हुए होते हैं। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि वो लोग इस अटैक को कैसे रोकेंगे, मगर अचानक से एक वॉरियर आता है और वो एक पंच के साथ उस जायंट स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और साथ में ली शेन सेंग के मास्टर को भी उठाकर दूर फेंक देता है। और वहां मौजूद लोग जब ये देखते हैं तो वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा जो कि उस स्वॉर्ड को आकर डिस्ट्रॉय करता है वो कोई और नहीं बल्कि वो एक हेवनली जनरल जिन यू होता है। ये 4 हेवनली जनरल्स का लीडर भी है। मगर वो लोग कहते हैं कि ये तो बाइडी सिटी में एम्परर के साथ हुआ करता था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये जनरल यहाँ पे कैसे आ गया और ये इन लोगों का साथ क्यों दे रहा है। और मिस मोयू कहती है अगर जिनयू यहाँ पे है तो इसका मतलब है ये लड़की जरूर ये एक प्रिंसेस है। सब लोग लुलुओ की तरफ देख रहे होते हैं तो लुलुओ कहती है मास्टर मुझे माफ करना, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी, पर अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। ये कहने के बाद वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबको रिवील करती है और कहती है कि मेरा नाम बाई है और मैं बाइडी फैमिली की प्रिंसेस हूँ। उसे वहाँ पर इस तरह देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और लुवुलु सबको बताती है कि और मेरी मदर वो बाइडी टेक की एक ग्रेट प्रिंसेस है और मेरे फादर का नाम बाई शिनयू है। उसका नाम सुनने के बाद सब लोग बिल्कुल झुक कर उसके आगे ग्रीट करते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उसके सामने कुछ बोल पाए। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद शू यूरोंग के फादर को भी उसके आगे झुकना पड़ जाता है। और यहाँ पर लुवुलु वो सब लोगों से बताती है कि मेरी फैमिली अब सिर्फ चेन शेंग है और वही मेरा मास्टर भी है। वो चेन शेंग को इशारा करती है कि अब मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ, जिसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग राइटियसनेस की बात करते हो ना, तुम लोग भूल गए हो कि मेरी फैमिली ने नॉर्दर्न डीमन रेस को हराने के लिए अपने सेक को कितना हद तक फैलाया है। हम लोगों ने न जाने कितनी ही विक्ट्रीज हासिल की हैं, वो भी डीमंस को पीछे सप्रेस करके और उन्हें अपनी टेरिटरी से निकाल कर। और सिर्फ हमारी डीमन रेस और ह्यूमन रेस ही वो रेस है जो कि मॉन्स्टर से हमेशा साइड बाय साइड ही आ रही है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि 1.8 मिलियन सोल्जर्स ने नॉर्दर्न टेरिटरी में अपना खून बहाया है। नॉर्दर्न डीमंस और ह्यूमंस वो हमेशा एक साथ मिलकर काम करते आ रहे हैं और हमेशा से मॉन्स्टर्स को पीछे धकेलते आ रहे हैं। हमारा एक इटर्नल अलायंस है जिसके जरिए हम लोग पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर राइटियसनेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर राइटियसनेस सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राइटियसनेस को मेरे मास्टर के खिलाफ यूज कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकती हूँ कि मेरी फैमिली क्या वो क्यान जुन की फैमिली से ग्रेट नहीं है? अगर शू यूरोंग वो मेरे मास्टर चेन शेंग के साथ शादी करती है तो इससे नॉर्थ और साउथ इकट्ठे हो ही जाएंगे। मगर तुम लोग तो यहाँ पे राइटियसनेस के नाम पर उस शू रोंग को फोर्स कर रहे हो कि वो क्यूशेर के साथ शादी कर ले। कितनी शर्म की बात है, तुम लोग किसी की मंगेतर की शादी किसी के साथ जबरदस्ती करवा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ली शेन सेंग का मास्टर वो कोई डीमन जासूस है। ये सुनकर ली शेन सेंग के मास्टर को भी एक झटका सा लगता है। वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता, यहाँ तक कि वो अपने मास्टर से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और टैंक 36 के जो अपने फेलो डिसाइपल्स होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या हरकत की है, फौरन से माफी मांगो वरना तुम्हें अपने सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। तो टैंक 36 कहता है मुझे ऐसे सेक्ट में रहना भी नहीं है जो कि मुझे बात करने की इजाजत तक नहीं देता। ये कहने के बाद वो अपना सेक्ट का टोकन फेंक कर वहां से चला जाता है और अपनी हेवनली डाउ अकेडमी को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। जिसके बाद उसका साथी कहता है कि अगर तुमने हेवनली डाउ अकेडमी को छोड़ दिया तो तुम ग्रेड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और फिर हमें यहाँ पर लुवुलुओ की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि उस टाइम पे किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि नेशनल अकेडमी का मास्टर और उसके डिसाइपल आखिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, मगर वो अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो हिस्ट्री को चेंज करने वाले हैं। और यहाँ पर चेन शेंग वो टैंक 36 से कहता है मेरी नेशनल अकेडमी वो ग्रैंड एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो टैंक 36 कहता है ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारी नेशनल अकेडमी का हिस्सा हूँ। जिस पर लुवुलुओ बहुत खुश होती है कि फाइनली अब हम लोग 4 हो गए हैं। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ली शेन सेंग के वो डिसाइपल्स वो उन लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि तुम लोगों ने नेशनल अकेडमी को दोबारा से ओपन किया है। हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी नेशनल अकेडमी में कितना दम है। बदकिस्मती से हम लोग ग्रीन फीस्ट को अटेंड नहीं कर पाए थे, मगर आज रात हम लोग
थर्ड नाइट पर ये सब कुछ देखना चाहेंगे। मैं अपने लिशन सेक की तरफ से नेशनल अकेडमी को इनवाइट कर रहा हूँ कि हमारे साथ दो दो हाथ करके एक मुकाबला करके देख ले। ये सुनते ही टैंक 36 कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने प्यार से बुलाओगे और हमसे बदला लेना चाहोगे तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। तो वो डिसाइपल कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने मेरे सेक्ट की इंसल्ट की है और एक डिसाइपल होने के नाते मैं अपने सेक्ट की इज्जत को वापस लाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं तुम लोगों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर चेंशिंग कहता है कि आखिर तुम लोग ये सब क्यों करना चाहते हो। तो वो लड़का बताता है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी मेरो क्लींजिंग रिफाइनमेंट में फेल हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक मार्शल आर्ट कंपटीशन बहुत ही अच्छी चॉइस है। इससे अंदाजा हो जाएगा कि तुम एक डिजर्विंग हस्बैंड हो सकते हो या नहीं। हमारी तरफ से दो दो वॉरियर्स फाइट करने के लिए आएंगे और हम पीछे खड़े होकर उन्हें कमांड करेंगे। क्या कहते हो इसके बारे में। मगर यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है, इसने 3000 डाउस स्क्रिप्चर को पढ़ रखा है। इसके साथ फाइट करना यानी कि अपनी मौत को दावत देना है। मगर चेंशिंग कहता है ये कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसे अभी के अभी शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद लुवो कहती है कि मास्टर मुझे जरा पहले जाने दीजिए, मुझे फिर बाद में किसी और काम के लिए भी जाना है। मगर टैंक 36 कहता है कि नहीं, मैं सबसे पहले जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे नया आया हूँ। ये कहने के बाद वो शेनशेंग के कान में कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि ये तीनों ही वॉरियर्स अज़ूरा रैंकिंग की टॉप लिस्ट में आते हैं। यहाँ तक कि इनमें जो सबसे ज्यादा वीक लड़की है वो भी 11वें नंबर पर आती है। इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हम लोग इनके मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं हैं। हम लोग बुरी तरह से पिट जाएंगे। तो वो चेंशिंग कहता है बस तुम सिर्फ मेरी कमांड को फॉलो करना। ये सुनते ही टैंक 36 कहता है अरे वाह, तुम तो अभी से ही एक मास्टर की तरह बोलने लगे हो। और दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि ली शेनसेक की तरफ से एक लड़की आती है और उसके हाथ में एक जायंट सोर्ड होती है। और इतने में वहां पर ग्रैंड एल्डर बाकी मास्टर्स के साथ भी आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम बच्चे इस तरह ही डिसाइड करना चाहते हो तो फिर ये फैसला तो एक ही मैच में डिसाइड हो जाएगा। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू होने वाला होता है और टैंक 36 वो लड़ने के लिए फौरन से अपनी सोर्ड निकाल लेता है और हमें बताया जाता है कि वो अब 11th रैंकिंग की वॉरियर के साथ फाइट करेगा, जो कि तकरीबन उसके लिए इम्पॉसिबल है। मगर सब लोग इस हिस्टोरिकल मैच को देखना चाहते थे क्योंकि दोनों की रैंकिंग के बीच में जमीन और आसमान का फर्क था। यहाँ पर हम लोग चेंशिंग को देखते हैं, वो भी सेम उसी तरह ही अपनी आंखें बंद करता है जैसे कि ली शेनसेक का एल्डर सन करता है। दोनों ही अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड के जरिए एक गेम खेलते हैं। सबसे पहले चेंशिंग अपनी चाल चलता है और वो वाटर सोर्ड टेक्निक को यूज करवाने का कहता है। तो यहाँ पर वो दूसरा वॉरियर अपनी सिस्टर से माउंटेन क्लाउड राइज टेक्निक को यूज करने का कहता है। इस तरह वो दोनों ही डिफरेंट टेक्निक यूज करके एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि टैंक 36 को पहले अटैक में थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, जिस पर वो कहता है कि इसकी आयरन स्वॉर्ड बहुत ही हार्ड है। जिसके बाद वो लड़की दोबारा से अटैक करने के लिए आती है तो शेनशेंग उस अटैक को डॉज करने को कहता है और फिर दोनों तरफ से एक के बाद एक अटैक किए जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ चेंशिंग और वो दूसरा लड़का दोनों ही माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के बारे में काफी अच्छी तरह से मालूम था कि कौन किस तरह की चाल चल रहा है। दोनों ने ही 3000 डाउस स्क्रिप्चर को रीड किया हुआ था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक बहुत ही पावरफुल विंड टोर्नेडो यूज करती है, जिससे वो टैंक 36 को अपने करीब तक नहीं आने देती। और चेंशिंग कहता है कि इतनी हैवी स्वॉर्ड को इतनी आसानी से यूज कर रही है, ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ। शायद ये क्यानजिंग डोंगलिंग कंट्री की एक स्वॉर्ड टेक्निक है। सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने छोटे से सेक के एक डाउस्ट कैनन टेक्निक को यूज करोगे। वो फौरन से हैंगजियांग थर्ड स्वॉर्ड मूव को यूज करने का कहता है। तो यहाँ पर टैंक 36 वही टेक्निक यूज करता है, जिससे वो लड़की बाल बाल बचते हुए उस स्वॉर्ड को डॉज कर लेती है। ये देखकर ली शेनसेक का वो लड़का कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास मेरी इस टेक्निक का सोल्यूशन मौजूद है। मगर चेंशिंग कहता है कि मेरी बचपन से ही तबीयत खराब रहती है, जिसकी वजह से मैं अपनी एनर्जी सर्कुलेशन को अपने डिसाइपल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता और न ही मैं कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसीलिए मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी को मेडिसिन को स्टडी करने में गुजार दिया है, जिसकी वजह से मैंने मेरेडियंस के बारे में भी काफी कुछ सीखा है। जिस पर वो लड़का कहता है अच्छा, तो ऐसा है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर होने के साथ साथ एक फिजिशियन भी हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ही वॉरियर्स की आपस में फाइट को देख कर सारे मास्टर्स चौंक गए थे कि मास्टर जुओ की बुचर टेक्निक वो इंपरर की स्वॉर्ड टेक्निक के आगे बिल्कुल बेकार हुआ करती थी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टेक्निक्स काफी इवॉल्व हो चुकी है।
मिस्टर लियो कहता है कि डीन आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वो डीन कहता है कि भले ही ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं मगर उसके बावजूद भी ये लोग अपनी सोड टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं और इनके स्किल्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आगे चलकर बहुत बड़े सोड मास्टर्स बन सकते हैं। ये बात उस जनरल को और मिस मोयो को काफी हैरान कर देती है और वो लोग कहते हैं कि टैंक 36 वो हाल ही में वेस्ट से वापस आया है। वो जो मूव यूज कर रहा है पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं, मगर हमें दिखाया जाता है कि चेन चेंग वो उसे गाइड करते हुए इवनिंग क्लाउड गैदरिंग टेक्निक को यूज करने के लिए कहता है। देखते ही टैंक 36 फौरन से उस टेक्निक को यूज करने लगता है तो दूसरी तरफ से वो लड़की एक फॉर्मेशन के जरिए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। तो फिर चेन चेंग माउंटेन सोड टेक्निक को यूज करने का कहता है। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि इवनिंग क्लाउड टेक्निक के बाद ये माउंटेन टेक्निक को यूज कर रहा है। वो अपनी सिस्टर से कहता है तुम जरा संभाल कर रहना, मगर हमें दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर के सामने बहुत सारे सूखे पत्ते आ जाते हैं जिस पर उसे नजर नहीं आता कि टैंक 36 कहां से अटैक करने वाला है। इतने में टैंक 36 एक आग के गोले की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर हर डायरेक्शन से आकर हमला कर रहा होता है। ये देखते ही वो लड़के भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप है, मगर उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करती है। और चेन चेंग के साथ कंपटीशन करने वाला वो लड़का कहता है कि अगर हम लोग ज्यादा देर तक होल्ड कर ले तो इस लड़के की एनर्जी वैसे ही खत्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो लड़की टैंक 36 के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, मगर चेन चेंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा। मगर यहाँ से वो लड़की टैंक 36 को रोकने के लिए उसकी सोड के सामने अपनी सोड ले आती है और दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस लड़की को पीछे हटा देता है और कहता है कि मुझे कोई और टेक्निक यूज करनी चाहिए, मगर चेन चेंग उससे डिस्टेंस माउंटेन सोड टेक्निक यूज करने के लिए कहता है। जिसके बाद टैंक 36 उसकी दूसरी तरफ जाकर उस पर एक जोरदार किक मारता है जिससे वो उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है और उसकी वजह से उस लड़की के हाथ से वो सोड भी नीचे गिर जाती है और चेन चेंग बहुत ही आसानी से ये बाजी पलट देता है और वो लड़का अपनी सिस्टर की हालत देखकर अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद टैंक 36 कहता है कि मैं जीत गया तो इसका मतलब है नेशनल अकेडमी जीत गई। और ग्रैंड एल्डर सबके सामने अनाउंस करता है कि ये मैच नेशनल अकेडमी ने जीत लिया है। दूसरी तरफ लिशन सेक की वो लड़की अपने भाइयों के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने अपने लिशन सेक की इज्जत को खराब कर दिया है। मगर उसका सीनियर ब्रदर कहता है हार और जीत लड़ाई का हिस्सा है, मगर अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, हम लोग ये मैच जीत कर जाएंगे। और फिर वहां पे मौजूद लिशन सेक का सेकंड सन कहता है कि ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुई है, अब हम लोग सेकंड राउंड की तरफ जाएंगे, अब बारी है रियल स्ट्रेंथ शो करने की। ये कहने के साथ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर लुवो कहती है क्या तुम वाकई में अपनी स्ट्रेंथ मेरे अगेंस्ट शो कर पाओगे? तो वो लड़का कहता है हम लोग लिशन सेक के सोड मास्टर्स हैं, हम लोग अपने सेक की इज्जत को वापस ला कर रहेंगे और हम किसी से हार मानने वाले नहीं। और यहाँ पर वो ग्रैंड एल्डर कहता है कि लुवो वो 9th रैंकिंग की वॉरियर है और वो लड़का 4th रैंकिंग का वॉरियर है, दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। और टैंक 36 कहता है कि इस लड़की को सोड टेक्निक बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बाई फैमिली से बिलोंग करती है तो इसके पास खुद की अपनी बहुत सारी सोड टेक्निक्स हैं। और यहाँ पर लुवो कहती है कि मैं तुम लोगों को 7 डिवाइन एबिलिटीज में से अपनी एक डिवाइन एबिलिटी शो कर देती हूँ। मैंने पहले अपनी ट्रू पावर शो नहीं की थी, मगर अब क्योंकि ग्रैंड एग्जामिनेशन आने वाला है तो मैं अपने ट्रू पावर सबको शो कर देती हूँ। वो जैसे ही अपनी एनर्जी का हल्का सा ब्लो रिलीज करती है तो वो एनर्जी ब्लो इतना ताकतवर होता है कि वो सामने मौजूद किन युवाओं से रोक नहीं पाता, मगर उसका सीनियर ब्रदर फिर उस अटैक को रोकता है और कहता है कि यकीन नहीं आता कि इस लड़की ने इतनी पावरफुल टेक्निक को इतनी आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, ये काफी काबिले तारीफ है। और लुवो कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा ब्रदर, आप तो टोंग्यू रियलम में हैं। मगर दूसरी तरफ वो ब्रदर कहता है कि लुवो अपने नए मास्टर के अंडर में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर ली है, जिसका मतलब ये है कि चेंग चेंग एक नया डीन बनने के लायक है और वो इसे डिजर्व करता है। ये कहने के बाद वो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को लेकर फौरन से वहां से चला जाता है। और यहाँ पर चेंग चेंग कहता है कि इस लड़के ने प्रोफाउंड रियलम को अचीव कर लिया था, मगर उसके बावजूद भी इसने इस लड़ाई में कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, जिसका मतलब ये है कि ये लड़का अच्छे नेचर का लड़का है। मगर यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़ाई कितनी शानदार थी? आज रात तो हम लोग इस जीत की खुशी में पार्टी करेंगे। इतने में हमें दिखाया जाता है उनका वो चौथा साथी भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे बताओ कौन लड़ने के लिए आया है, मुझे पता चला कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, मुझे बस उसका नाम बताओ, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मगर वो लोग उसे इस तरह देखकर उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि
लड़ाई खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल आखिर में आया था और एक सीनियर दूर खड़ा होकर उन्हें डांटते हुए कहता है, तुम लोग जानते भी हो तुमने क्या हरकत की है, तुम लोगों को इसके लिए सजा मिल सकती है। मगर चेन शेंग वो अपने डिसाइपल्स को लेकर वहां से चला जाता है और उस बंदे को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह बैठे हुए होते हैं और साथ में वहां पर काफी ज्यादा आतिशबाजी भी हो रही होती है। और वो लोग चेन शेंग से कहते हैं, बताओ अब आगे का प्लान क्या है। तो वो डीमन वॉरियर कहता है, मुझे पता है मास्टर क्या चाहते हैं, मास्टर आगे चलकर टॉप 10 डिसाइपल्स में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ये सुनकर चेन शेंग कहता है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं टॉप 10 डिसाइपल्स को हराकर अपनी जगह बनाऊंगा। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जू डायनेस्टी का वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया, वो चेन शेंग इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो अपने सामने मौजूद एक बेबस औरत को देखता है और वो उससे कहता है कि चलो आज मैं तुमसे ही शुरुआत करता हूँ, आज मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारी जिंदा चमड़ी उधेड़ूंगा और उसके बाद में चेन शेंग को भी खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद अचानक वहां पे एक और वॉरियर की एंट्री होती है। उसे देखकर जू डायनेस्टी का यंग मास्टर भी डर जाता है और वो कहता है कि ब्रदर तुम तो वेस्टर्न बैटलफील्ड में गए हुए थे, तुम कब वापस आए। उसका ब्रदर वहां पर आकर कहता है कि यकीन नहीं आता, मेरे जाने के बाद तुमने जू डायनेस्टी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आउटसाइडर आए और मेरी जू फैमिली की इंसल्ट करे। ये कहने के बाद वो वहां से जाते हुए अपना स्पीयर अपने ब्रदर के शोल्डर पर मारते हुए कहता है कि अब तुम चुपचाप यहाँ पर बैठे रहना और बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, अपनी जू फैमिली की इंसल्ट का बदला तो मैं खुद जाकर लूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन उस नेशनल अकेडमी को खोलता है। ये कहने के बाद जब वो बाहर जाता है तो बाहर उसकी आर्मी खड़ी भी होती है, जिसके साथ वो कहता है कि चलो आज हम लोग नेशनल अकेडमी के उस नए मास्टर की ऐसी की तैसी कर देंगे। बाद अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे एल्डर्स वो लुवो और उसके फादर के पास आते हैं, जिसके बाद लुवो कहती है कि क्या हमारा यहाँ से जाना वाकई में बहुत जरूरी है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लुवो वो अपने मास्टर को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हमें दोबारा से चेन शेंग को दिखाया जाता है, वो अभी बैठकर चाय पी रहा होता है। इतने में शुआन युन वहां पर भागता हुआ आता है और कहता है कि डीन आपको पता चला है कि बाहर एक फॉर्चून टेलर वो सब लोगों को ये बता रहा है कि प्रिंसेस लुओ को आज सुबह ही यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये सुनकर चेन शेंग कहता है कि सोचा नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे, मगर क्योंकि उस लड़की ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबको रिवील कर दी थी तो इसीलिए उसका अब यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, उसे अब यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा था। मगर हमें दिखाया जाता है टैंक 36 वो भी वहीं पे ही होता है और वो कहता है कि तुम लोग नहीं जानते ये सारी हरकत टियान हाई फैमिली की है। वो लोग जानते हैं कि अगर लुवो यहाँ पर रहेगी तो वो लोग चेन शेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और अगर वो यहाँ से चली जाती है तो फिर चेन शेंग से बदला लेना उनके लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि बीच में कोई भी रुकावट नहीं होगी। इतने में चेन शेंग वो वहाँ पे पड़े हुए कप की तरफ देखता है, वो कप हिलने लगा था, जिस पर वो लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं। बाहर हमें दिखाया जाता है कि टियान हाई फैमिली का वो एल्डर सन अपनी पूरी आर्मी लेकर उन लोगों की तरफ आ रहा होता है, जिस पर वहाँ मौजूद लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक बच्चा तो घोड़ों के नीचे आने वाला होता है, मगर उसका बाप सही टाइम पे उसे वहाँ से बचाकर हटा देता है और वो लोग देखते हैं कि ये तो सिल्वर आर्मर लोंगशो आर्मी है, मगर ये सीधा नेशनल अकेडमी की तरफ क्यों जा रही है। यहाँ पर चेन शेंग भी बाहर निकल कर आ जाता है, उसे पता था कि बाहर कोई ना कोई उसे लड़ने के लिए आया है। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि बाहर जो भी शख्स मौजूद है वो काफी इविल इंटेंशंस के साथ यहाँ पर आया है, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट हो। इतना कहने की देर थी कि अचानक से एक घोड़ा वो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी में आग लगी हुई होती है। ये देखते ही शुआन युन फौरन से आगे आता है और वो अपनी डिमोनिक पावर के जरिए उस घोड़े को रोकने की कोशिश करता है। वो घोड़ा उसे थोड़ा सा पीछे पुश कर लेता है, मगर उसके बावजूद भी शुआन युन उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पछाड़ देता है, मगर उसकी बॉडी अभी भी जल रही थी। तो ये देखते ही टैंक 36 वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए फायर एट्रीब्यूट पावर को यूज करके उसकी आग बुझा देता है, जिसके बाद वो घोड़ा
थोड़ा सा सुकून में आ जाता है, मगर इतने ज्यादा टॉर्चर की वजह से वो वहीं पे ही दम तोड़ देता है, क्योंकि वो काफी टाइम से उस आग को बर्दाश्त कर रहा था। ये देखकर शुआन युन और चेन शेंग दोनों को काफी गुस्सा आने लगा था कि आखिर किसने ऐसी हरकत की है। इतने में यहाँ पर लोंगशु वो अपनी आर्मी के साथ आता है, तो उनके वहां पर आते ही शुआन युन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अकेडमी का दरवाजा खोलकर भी अंदर आ सकते थे, अगर तुम्हें तोड़ना था तो तुम एक पत्थर मारकर भी उसे तोड़ सकते थे, आखिर इस घोड़े को जलाने की क्या जरूरत थी। और चिनशिंग भी उन लोगों से कहता है कि ग्रेट जू डायनेस्टी के हिसाब से अगर कोई भी शख्स मिलिट्री हॉर्स को जलाता है तो उसे बहुत ही सख्त सजा दी जाती है। मगर वहां पर ट्यान हाई फैमिली का वो एल्डर सन आता है और वो कहता है कि ग्रेट जू डायनेस्टी का हमारे साथ क्या लेना देना। और चेनशिंग को उसके साथ ही बताते हैं कि ये असल में ट्यान हाई फैमिली का यंग मास्टर है और ये लोंगशु आर्मी का जनरल भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक मर्तबा अकेले ही 100 से ज्यादा डीमंस को एक बार में ही मार दिया था और लगता है शायद ये यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने के लिए आया है। और लोंगशु उन लोगों से आते हुए कहता है कि वैसे तो तुम लोग बाई फैमिली की प्रोटेक्शन में थे, मगर आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों की हैसियत इस मरे हुए घोड़े की तरह है, तुम लोग जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करते। और आज हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि आज के बाद इस ग्रेट जू में कोई भी नेशनल एकेडमी बाकी नहीं रहेगी। ये सुनते ही शुआन युन कहता है ये कुछ ज्यादा बकवास कर रहा है। ये कहते ही वो एक लकड़ी का तख्ता उसकी तरफ थ्रो करता है तो लोंगशु उसके 2 टुकड़े कर देता है। पर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इडियट है कौन। मगर टैंक 36 कहता है कि चलो फिर मैं ही इसे सबक सिखाता हूँ, इसे भी तो पता चले कि जब आग लगती है तो कैसा फील होता है। ये कहने के साथ वो फौरन से ऊपर जाता है और अपनी सोर्ड के साथ फायर एट्रीब्यूट पावर को यूज करता है और उसकी सोर्ड के साथ वो अपनी सन टेक्निक्स को कंबाइन करते हुए सीधा नीचे की तरफ आता है। तो वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से जलाकर राख करने वाला था, मगर लोंगशु वो भी उससे ज्यादा ताकतवर होता है और अपने स्पीयर के जरिए ही वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को होल्ड कर लेता है और साथ में टैंक 36 को बहुत ही आसानी से पीछे की तरफ धकेल देता है। जिसके बाद टैंक 36 वो चेनशेंग से कहता है कि ये बेवकूफ तो परफेक्ट रियलम में है। लोंगशु यहाँ पर अपनी आर्मी से कहता है कि फौरन से फॉर्मेशन बनाओ और इन्हें खत्म कर दो। ये कहने के बाद वो आर्मी फौरन से एक फॉर्मेशन के जरिए आगे बढ़ने लगती है और चेनशेंग वो उस फॉर्मेशन को देखते ही समझ जाता है कि ये एक बैटल फॉर्मेशन है जिसे क्रशिंग स्नो आर्मी फॉर्मेशन कहा जाता है और इनका ट्रू एसेंस वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे इनकी पावर कई गुना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो शुआन युन से कहता है कि तुम लेफ्ट साइड से जाओ और जाकर अर्थ ब्रेक अटैक करके उनको डिस्टर्ब करो। और वो टैंक 36 से कहता है कि तुम राइट साइड पे जाओ और क्लाउड गैदरिंग टेक्निक यूज करो। ये सुनते ही यहाँ पर शुआन युन कहता है कि मैं इन्हें एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से जमीन पर बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे वो उनका रास्ता रोक लेता है। और दूसरी तरफ टैंक 36 वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे घर पर हमला करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं। ये कहने के साथ वो क्लाउड गैदरिंग टेक्निक को यूज करते हुए दूसरी साइड से भी उनका रास्ता रोक लेता है, जिसकी वजह से उन लोगों की फॉर्मेशन वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो लोगों से अच्छी तरह से कैरी नहीं कर पाते। और बीच में मौजूद जो सोल्जर्स होते हैं वो सीधा चेंग शेंग पर हमला करने के लिए जाते हैं, तो चेंग शेंग उन्हें डॉज करते हुए उन पर अपनी नीडल टेक्निक यूज करता है, जिससे वो उन लोगों को उन घोड़ों से नीचे गिरा देता है। इस तरह फॉर्मेशन पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। ये देखकर यहाँ पर लोंगशु भी हैरान हो गया था। वो कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी बैटलफील्ड फॉर्मेशन के बारे में जानते हो। वो अपनी आर्मी को फौरन से वहां से पीछे हटने को कहता है, तो वो आर्मी वहां से चली जाती है और लड़ने के लिए अब लोंगशु खुद मैदान में आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे भाई को किस तरह हराया होगा। तुम लोग फॉर्मेशन ब्रेक करने में काफी मास्टर हो, पर खैर तुम लोगों से लड़ने में अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने स्पीयर के जरिए वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसका ऑरा हर जगह फैलना शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकलती है वो उस स्पीयर के जरिए ट्रांसफर होते हुए सीधा नीचे जमीन की तरफ फैल जाती है और हर जगह हमें आइस एनर्जी दिखाई देती है, जिससे पूरा ग्राउंड फ्रीज हो जाता है। ये देखकर वो तीनों ही परेशान हो गए थे कि आखिर ये किस किस्म की फॉर्मेशन है, क्या ये हमें यहाँ पर फ्रीज करना चाहता है। मगर लोंगशु उन लोगों से कहता है कि मैं आज तुम निकम्मे लोगों को दिखाऊंगा कि असली बैटलफील्ड कैसी होती है। ये कहने के साथ वो एक बहुत ही बड़ा आइस स्टोन क्रिएट करते हुए उन लोगों की तरफ जैसे ही थ्रो करता है तो शुआन युन आगे आते ही उसे पंच मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखते ही
लोंगशू एक आइस स्लाइड बनाने के लिए बहुत सारे आइस स्टोन्स को एक जगह इकट्ठा करता है और उनके साथ ऊपर चढ़कर तेजी से शुआन युन की तरफ आगे चला जाता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो यहाँ पर चेन शेंग बीच में आकर उसे वहां से हटा देता है और लोंगशू फिर भी उसे नहीं छोड़ता और वो अपने स्पीयर के साथ उसे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे वो शुआन युन को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर यहाँ पर चेन शेंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि इस लड़के का ट्रू एसेंस वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और टैंक 36 कहता है कि अभी इसने जो फॉर्मेशन यूज की थी क्या ये उसकी पावर थी, क्योंकि इस तरह की फॉर्मेशन सिर्फ डीमंस को मारने के लिए यूज की जाती है। मगर लोंगशू उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग अपनी मदद के लिए किसी और को भी बुलाना चाहते हो तो बुलाकर देख लो, क्योंकि तुम लोग जितने ज्यादा ताकतवर होगे मुझे भी अपनी ट्रू पावर को शो करने में उतना ही मजा आएगा। अभी तो मैंने तुम लोगों को अपनी 8 स्टेप नो पावर तो शो ही नहीं की। इतना कहने के बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए सीधा ऊपर की तरफ भेजता है तो वहां पर बहुत सारे आइस स्टोन्स आ जाते हैं और जैसे ही वो स्टोन्स नीचे गिरने लगते हैं तो यहाँ पर शुआन युन वो यहाँ वहां भागते हुए अपनी जान बचा रहा होता है और टाइम 36 वो भी देखता है तो उसके ऊपर भी वो स्टोन्स गिर रहे होते हैं, जिसके बाद वो सारे ही लोग हर जगह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और चेन शेंग कहता है कि क्या इन लोगों का परफेक्ट रियलम वो इनकी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा, क्योंकि ये आइस स्टोन न सिर्फ नुकीले और खतरनाक है बल्कि ये हमारी स्पीड को भी स्लो कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे ही बचते हुए भागते रहे तो हम लोग हार जाएंगे। ये कहने के बाद वो फौरन से फॉर्मेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपनी 3000 डाउस स्क्रिप्चर को यूज करता है और उसे इस फॉर्मेशन का भी एक बहुत ही अच्छा तोड़ मिल जाता है, जिसकी वजह से वो फौरन से टैंक 36 के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है तो टैंक 36 कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो? और लोंगशू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम बेकार से वॉरियर हो, तुम्हारे पास तो ट्रू एसेंस तक नहीं है, तुम बस इन लोगों के पीठ पीछे छुपते हुए अपनी जान बचा सकते हो। ये कहने के बाद वो उस फॉर्मेशन के जरिए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि तुम वाकई में श्योर हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी ही सोर्ड की वजह से मारे जाओ। मगर चेन शेंग कहता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने का बस एक यही रास्ता है। और यहाँ पर लोंगशू वो कंटिन्यूसली उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग चाहे जितना भी भाग लो, तुम लोग भागते हुए अपनी जान नहीं बचा सकते। मेरी ये 8 स्टेप विंड स्नो टेक्निक तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर चेन शेंग वो जैसे ही उस लोंगशू की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो लोंगशू उस पर अपनी सोर्ड से डायरेक्ट हमला करता है, मगर चेन शेंग उसे भी डॉज करके उसके दूसरी तरफ चला जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि यही सही टाइम है। ये कहने के बाद वो शुआन युन के पास जाता है और उसे खुद को पुश करने के लिए कहता है तो शुआन युन उसे बहुत ही जोर से पुश करते हुए तेजी से ऊपर की तरफ उछालता है। तो दूसरी तरफ टैंक 36 वो एक बहुत ही पावरफुल फायर फ्लैश अटैक रिलीज करते ही सीधा चेन शेंग को हिट करता है, जिससे लोंगशू को लगा कि ये लोग पागल हो गए हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग फायर एनर्जी का अटैक करके मेरी स्नो टेक्निक से बचना चाहते हैं, मगर इस तरह तो इनकी अपनी ही बॉडी जलकर राख हो जाएगी। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चेन शेंग ने उस फायर एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके साथ वो लोंगशू की तरफ आगे बढ़ने लगा था। ये देखते ही लोंगशू भी हैरान हो गया था। वो कहता है कि आखिर ये इसने कैसे कर दिया, मगर वो उसके अटैक को रोकने के लिए अपने सामने एक पावरफुल बैरियर बना लेता है। और टैंक 36 और शुआन युन देखते हैं कि चेन शेंग तो रुक गया है, यानी कि उनका अटैक तो फ्लॉप हो गया। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो फौरन से यहाँ पे अपनी सोर्ड पावर को एक्टिवेट करता है तो उसका ट्रू ड्रैगन एसेंस वो भी उन बाकी एसेंस के साथ कंबाइन हो जाता है, जिससे उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। और उस ड्रैगन एसेंस की वजह से वो बहुत ही आसानी से उस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, यहाँ तक कि वो सीधा जाकर लोंगशू के स्पीयर को हिट करता है, जिसकी वजह से लोंगशू वहां से पीछे जा गिरता है। और इससे पहले कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता, अचानक से चेन शेंग उसके सर पे आकर अपनी सोट सीधी कर लेता है और कहता है कि तुम हार चुके हो। ये सुनकर टैंक 36 और शुआन युन दोनों ही काफी खुश होते हैं कि फाइनली हम जीत ही गए। मगर लोंगशू कहता है आखिर ये किस किस्म की सोड है, तुम इसके जरिए फायर पावर को समन कर सकते हो, मगर तुम्हारी किस्मत फिर भी अच्छी नहीं है। ये कहने के बाद अचानक से उसके पीछे एक एल्डर आ जाता है, जो कि अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए चेन शेंग को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, मगर चेन शेंग वहां से बचकर पीछे हट गया था। मगर वो एल्डर यहाँ पर योंगशू से कहता है कि यंग मास्टर, इन लोगों को मारना तो बिल्कुल कचरा साफ करने जैसा है। मेरे ख्याल से आपको इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इन्हें मैं ही ठिकाने लगा देता हूँ। तो लोंगशू कहता है ठीक है, जाओ और जाकर इन्हें अच्छा सबक सिखाओ, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि टियानहाई फैमिली से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये सुनते ही वो एल्डर फौरन से ऊपर आ
जाता है और दोबारा से स्टार गैदरिंग एनर्जी यूज करना शुरू करता है तो टैंक 36 कहता है कि क्या ये पागल हो गया है, ये हमारे अगेंस्ट स्टार गैदरिंग टेक्निक यूज करने वाला है। वो एल्डर फौरन से उन लोगों के चारों तरफ बड़े बड़े आइस स्टोन्स खड़े कर देता है ताकि वो लोग उसके अंदर लॉक हो जाएं और फिर वो बहुत बड़े बड़े आइस स्टोन्स के साथ उन्हें एक जगह फ्रीज कर देता है। ये देखते ही लोंगशु हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि इन लोगों को तो सांस लेने तक का भी मौका नहीं मिला। अगर इनकी जगह कोई यहाँ पर डिवाइन जनरल भी होता तो वो भी पल भर में ही मारा जाता। मगर अचानक वहाँ पर हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ पे बच्चों से लड़ रहे हो। ये सुनकर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर जिन यू आ चुका होता है और उसे वहाँ पर देखकर वो लोग हैरान हो गए थे। जिन यू उस एल्डर से कहता है मैंने तुम्हें काफी लंबे टाइम से नहीं देखा, तुम तो आज भी बिल्कुल पहले के जैसे ही बेशर्म हो। ये कहते ही वो उस आइस स्टोन को पूरी तरह से तितर बितर कर देता है और उन तीनों ही लड़कों को आजाद करवा देता है। मगर यहाँ पर फीडियन वो जिन्यू से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो जिन्यू उन लोगों को बताता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब प्रिंसेस लुवो वो पोप के अंडर प्रोटेक्शन में आ चुकी है और मेरे पास अब काफी टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ का एक चक्कर लगा लूं। ये कहने के बाद वो चेंग शेन को हाथ का सहारा देकर उठाता है और कहता है कि मुझे पता था कि चेंग शेन को यहाँ पर पीस चाहिए और वो उसे इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जिन यू वो चेंग शेन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे गेट पर कोई गेट कीपर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ पे आ जाता हूँ। मगर यहाँ पर एल्डर फीडियन वो कहता है कि जिन यू तुम जानते हो ना कि टियान हाई फैमिली से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। ये बात उस मास्टर को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो फौरन से आगे जाते ही फीडियन के मुंह पर एक गोल्डन थप्पड़ दे मारता है जिससे वो फीडियन को उठाकर दूर फेंक देता है। इस थप्पड़ की आवाज इतनी जोरदार थी कि टैंक 36 कहता है कि मेरे दिल को ठंडक पड़ गई है। और यहाँ पर लोंगशु कहता है कि फीडियन ये 6 डिवाइन रैंकिंग जनरल की पोजीशन पर आता है, उसके बावजूद भी वो इतनी आसानी से पिट गया। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि टियान जुन वो जैसे ही लोंगशु के पीछे आता है तो लोंगशु की भी टांगें कांपने लगती हैं। मगर वो लोंगशु पर कोई अटैक नहीं करता क्योंकि उसे मालूम है कि ये टियान हाई फैमिली का एल्डर सन है। और यहाँ पर एल्डर फीडियन वो बाहर आता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने ग्रैंड मास्टर से वादा किया था और तुम्हारा एग्रीमेंट था कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस लुवो की प्रोटेक्शन के लिए लुवो हैंग पैलेस में रहोगे, तुम्हारा नेशनल अकेडमी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि आखिर तुम इसे किस तरह एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पर टियान जुन उसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर से अपने गोल्डन हैंड के साथ उसके मुंह के 12 बजा देता है और कहता है कि मैं अपनी पोस्ट से तो कई साल पहले ही रिजाइन कर चुका हूँ। ये कहते ही वो उसे एक और थप्पड़ मारता है और फिर ऊपर उछालते हुए उस पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है और कहता है कि मेरा अब मेरी फैमिली या फिर व्हाइट एम्परर के साथ अब कोई लेना देना नहीं है, मैं अब सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस के ऑर्डर को फॉलो करता हूँ। इतना कहते हुए वो मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है जिसकी वजह से फीडियन का मुंह तो पूरी तरह से लाल पीला हो गया था। मगर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता और वो कहता है कि तुमने पहले भी एक मर्तबा मुझे चेहरे पर मारा था, आज तुमने दोबारा वही हरकत की है, तुम मुझे चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हो, अब इसकी सजा तुम्हें मैं देकर रहूंगा। जिन यू आज तुम अपनी हद से बढ़ गए हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है। तुमने आज से कई साल पहले नॉर्दर्न बैटलफील्ड में भी यही हरकत की थी और तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। उसके बाद में ये इंसल्ट कभी नहीं भूल पाया और मैं अपना बदला लेने के लिए हमेशा से इसी मौके के इंतजार में था। मैंने कई साल लगातार हार्डवर्क करके ट्रेनिंग की है और इसी मौके का इंतजार किया है। आज मैं तुम्हें सेम वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे तुमने मुझे किया था। आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो कि पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है और उस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा आइस माउंटेन नीचे की तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ से हमें एक हेवनली जनरल को दिखाया जाता है। जब वो इस फॉर्मेशन को देखता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है मगर एम्प्रेस उससे कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये लोग बच्चे हैं और ये लोग बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। और ऊपर से ये 2 ओल्ड मैन भी शायद अपनी कोई आखिरी भड़ास निकालना चाहते हैं। उस जाइंट आइस माउंटेन को देखकर बिल्कुल हिलकर रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या डिवाइन जनरल्स के बीच में जो फाइट होती है वो इस तरह की होती है। और टैंक 36 भी कहता है कि हर दिन अच्छा दिन नहीं होता। लोग जानते भी नहीं था कि उस अटैक को किस तरह काउंटर करना है। मगर जिन यू उन लोगों से कहता है कि अब मुझे अच्छी तरह से देखना। वो फौरन से स्टार डोमेन पावर को यूज करते ही अपने ट्रू फॉर्म को अवेकन करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के पीछे बड़े बड़े फीदर्स आ जाते हैं।
जिन्हें वो थंडर क्लैप फ्लैश फीदर्स कहता है। इस न्यू फॉर्म को अचीव करने के बाद वो सारे ही लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये किस तरह की एबिलिटी है, मगर हमें दिखाया जाता है कि जिन्यू वो बहुत सारे फेदर्स का इस्तेमाल करता है और वो जायंट फेदर्स छोटे छोटे फेदर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा माउंटेन उन छोटे छोटे फेदर्स की वजह से ऐसा ऐसा क्रैक होना शुरू हो जाता है। ये देखकर फीडियान भी थोड़ा सा डर गया था और हमें दिखाया जाता है कि जिन्यू वो उस जाइंट आइस माउंटेन के छोटे छोटे टुकड़े करके रख देता है, जिससे वो पूरा माउंटेन रेजा रेजा होकर बिखर जाता है। और यहाँ पर फीडियन कह रहा होता है मेरी 50 साल की स्टार डूमेन ट्रेनिंग वो बिल्कुल बेकार चली गई। मगर वो जिन्यू से कहता है कि क्या ये तुम्हारा कोई डिमोनिक फॉर्म है? तो जिन्यू कहता है कि खामोश हो जाओ। ये कहने के साथ वो स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उस पर चारों तरफ से बहुत सारे स्मॉल फीदर्स का अटैक करता है। तो वो सारे फीदर्स उसे बहुत ही जोर से जाकर हिट करते हैं, जिससे फीडियान बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे गिर पड़ता है। उसकी ये हालत देखने के बाद तो अब लोंगशू की भी टांगे कांपने लगी थी। और टैंक 36 कहता है कि आप तो सच में कमाल है, आपसे बेहतर गेट कीपर तो शायद कोई हो ही नहीं सकता, बल्कि एक गेट कीपर होने के बजाय आप हमारे टीचर ही क्यों नहीं बन जाते। और यहाँ पर श्वान युन भी कहता है कि हाँ, आप एक डिवाइन जनरल टीचर बन सकते हैं। आपने अभी अभी जो टेक्निक यूज की है मैं ये टेक्निक सीखना चाहता हूँ। मगर लोंगशू कहता है कि जिन्यू तुम जानते हो ना कि तुम इस एकेडमी को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरा रास्ता रोकना ही है तो फिर क्यों ना मैं अपनी टियान हाई पावर को यूज करके दिखाऊं तुम्हें। वो वहाँ पे मौजूद गार्ड से कहता है कि फौरन से इंपीरियल गार्ड को समन करो, आज हम लोग नेशनल एकेडमी के साथ फाइनल बैटल लड़ेंगे। मगर इतने में अनाउंस होता है कि प्रिंस चेन लियू यहाँ पर आ गए हैं। प्रिंस चेन लियू वो फौरन से अपने कैरेज से निकलकर बाहर आते हैं। तो प्रिंस चेन लियू को देखकर यहाँ पर सब लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि ये ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसके पास जो पोस्ट है वो भी इतनी हाईएस्ट रैंकिंग की है। वो चाहे तो लोंगशू को भी यहाँ पर पनिश कर सकता है। उसके स्टेटस की वजह से वो सारे ही लोग उसके आगे झुक जाते हैं। और प्रिंस चेन लियू कहता है कि इम्प्रेस ये सब कुछ देख रही है, तुम लोगों की ये लड़ाई अब कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ गई है, इसे अब इम्प्रेस ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोंगशू वहाँ से जाते हुए चेन शेंग से कहता है कि इस साल ग्रैंड एग्जामिनेशन में हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से फेस करेंगे। तो फिर चेन शेंग भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा हराने के लिए भी तैयार हूँ। और लोंगशू कुछ कह पाता इससे पहले ही प्रिंस चेन लियू उसे खामोश करवाकर वहां से जाने को कहता है। मगर अचानक से यहाँ पर एक और कैरेज आता है और हमें दिखाया जाता है कि नेशनल एकेडमी का एक सुपरवाइजर वहां पर आता है और वो आते साथ ही चेन शेंग की तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है कि डीन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। वो उसकी बॉडी को चेक करता है और उसे वहां पर एक छोटा सा जख्म नजर आता है। तो वो गुस्से में पागल सा हो जाता है और कहता है कि क्या इस यंग मास्टर का दिमाग खराब हो गया है? दिन दिहाड़े इसने नेशनल एकेडमी का दरवाजा भी तोड़ दिया और अंदर अपनी आर्मी को लेकर आया है। आखिर ये क्या चाहता है? इसने मेरे डीन को इंजर्ड किया है, इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मगर लोंगशू कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम इसके बीच में मत पड़ो। और प्रिंस चेन लियू भी कहता है कि यहाँ बस बच्चे आपस में खेल रहे थे और थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, इस छोटे से मैटर को एक पहाड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं। मगर वो एडवाइजर रुकने वाला नहीं था। वो गुस्से में उस जनरल की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि प्रिंस चेन लियू आप प्लीज इस मैटर से थोड़ा सा दूर रहिए, मैं इस लड़के को सबक सिखाता हूँ। वो फौरन से उस लड़के के पास जाते हुए कहता है कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम अपनी योंगशू आर्मी के साथ यहाँ पर नेशनल एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे। तुम्हारी इस एग्रेसिव आर्मी की वजह से पूरे शहर में कितना नुकसान हुआ है। पूरे शहर में ये बात फैल गई है कि तुम यहाँ पर इस एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे और ऊपर से रॉयल फैमिली के यंग मास्टर होने के बावजूद भी तुम ये लड़ाई हार गए हो, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली की अब कितनी इज्जत खराब होगी वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। पर मैं तुम्हें यहाँ से छुप कर भागने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो हरकत आज तुमने की है ये एक बेशर्मी वाली हरकत है। इतना सुनते ही बाहर मौजूद लोग भी अब वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। योंगशू जैसे ही जाने लगता है तो वो एडवाइजर फिर से उसे रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ग्रेट जू के लॉ के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी हो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बिल भी बना देता हूँ। उसकी ये बात सुनकर योंगशू उसे मारने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो बंदा तो वहाँ पर है ही नहीं, वो तो बहुत पहले ही उन लोगों के पीछे जा छुपा था। ये देखकर योंगशू बिल्कुल बेबस हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, मैंने सिर्फ ये गेट तोड़ा है ना, मैं ये दोबारा लगवा दूंगा। मगर यहाँ पर चेन शेंग उससे कहता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम पर क्या हमारी एकेडमी का सिर्फ दरवाजा तोड़ने के लिए इतनी बड़ी आर्मी लेकर आए थे?
तो टैंक 36 कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये तो यहाँ पर किसी और इरादे से आया था, क्योंकि इसने कुछ देर पहले ही तो कहा था कि ये नेशनल अकेडमी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए आया है। और दूसरी तरफ से फिर श्वान भी कहता है कि इस अकेडमी का गेट तो एक घोड़े ने तोड़ा है, तुम्हें उसके लिए भरपाई करने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पर जो करने के लिए आए थे वो नहीं कर पाए, इसीलिए तुमने अचीव तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि हमारी अकेडमी का गेट तक तुम नहीं तोड़ पाए। ये सुनकर जिन्यू कहता है ये काफी शानदार है, मैंने आज से पहले कभी किसी को इतना जलील होते हुए नहीं देखा। और यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजर भी वहां से जाते हुए डीन से कहता है कि चलो तो फिर मैं चलता हूँ, सब कुछ सेटल हो गया है, बस कल तक आपका ये गेट भी लग जाएगा। मगर वो डिवाइन कैपिटल के सारे ही लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने आज देखा ना कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पर एक सरफिरा यंग मास्टर आया था जो कि अकेडमी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, मगर देखो जरा इसे, ये यहाँ से पिट कर जा रहा है। ये सुनने के बाद योंगशु कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना है। ये कहते ही वो फौरन से अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। और प्रिंस चेनलियो वो कहता है कि मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी टाइम पे मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। ये कहने के साथ वो भी वहां से चला जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस घोड़े को एक जगह दफना कर उसके ऊपर एक स्टेचू भी बनाकर उसकी कबर के ऊपर रख देते हैं। और चेनशिंग कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज है तो वो यही है कि किसी को किसी और की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। एम्परर जोंग ने हॉर्सेस के लिए एक अलग से ही रूल एस्टेब्लिश किया था ताकि कोई भी शख्स हॉर्सेस को इस तरह से अपने फायदे के लिए यूज न कर सके। इन हॉर्स को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और टैंक 36 भी कहता है कि टैन हाई फैमिली वो खुद को एक रॉयल फैमिली कहती है, मगर उन लोगों में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। वो लोग न जानवरों पर रहम करते हैं न ही इंसानों पर। मगर चेनशिंग कहता है कि अगर तुम लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं है तो फिर क्यों ना हम लोग इस दुनिया को बदल दें। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है तो हम लोग सब कुछ अपने हिसाब से सेट करेंगे। ये सुनकर टैंक 36 और श्वान यून कहता है कि ठीक है तो फिर इसके लिए हम भी तुम्हारे साथ हैं। वहां पे खड़ा हुआ वो जिन यून लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि लगता है अब बहुत जल्द एक न्यू एरा शुरू होने वाला है। ऑर्गेनाइजर भी ये सब कुछ देखकर काफी इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि ये सब कुछ देखकर तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मगर फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग जब वो अपने घर जा रहा होता है और जैसे ही अपने दरवाजे को टच करता है तो वहां पे लगा हुआ एक वार्निंग स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर वो फौरन से अलर्ट होता है और अंदर झांक कर देखता है। मगर अंदर आने के बाद उसे दिखाई देता है कोई उसके बिस्तर पर सो रहा है। वो लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि मिस मो थी। और चेनशिंग के वहां पर आते ही वो भी होश में आ जाती है। उसे वहां पर देखकर चेनशिंग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर मिस मो उसे बताती है कि मुझे इम्प्रेस ने कहा था कि मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रखूं ताकि तुम लोग कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दो, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे यहाँ पे नींद कब आ गई। इतने में चेनशिंग वो अपने रूम में एक अलग डायरेक्शन की तरफ जाता है, जिस पर मिस मो कहती है तुम ये क्या करने वाले हो। तो चेन शेंग वहाँ पे वो बिस्तर साफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे सोने की वजह से अब मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा। जिस पर मिस मो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल गंदी हूँ और तुम्हारे बिस्तर को भी गंदा कर दिया है। अगर तुम्हारे इस रूम में ये अजीब सी फ्रेग्रेंस ना होती तो मुझे यहाँ पे कभी भी नींद नहीं आती। इस एसेंस की वजह से ही मैं यहाँ पर लेट गई थी, वरना तुम्हारी इतनी मजाल के तुम मेरे सामने कुछ बोल पाते, तुम्हें पता भी नहीं चलता मैं तुम्हारे रूम में आती और यहाँ से चली भी जाती। मगर चेनशिंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सोई नहीं थी बल्कि तुम बीमार हो। ये बात तो मिस मो को हैरान कर देती है। वो कहती है कि बीमार? तुमने बीमार किसे कहा, तुम खुद बीमार हो गए। मिस मो को वहाँ पर एक बड़ा सा मिरर नजर आता है जिसे देखकर वो कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें अपनी अपीयरेंस को लेकर इतना ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तुम तो इतना बड़ा ब्रॉन्ज मिरर लगाकर बैठे हो, लगता है कि तुम अच्छी तरह से तैयार होते हो। तो चेनशिंग कहता है कि ये ब्रॉन्ज मिरर मुझे मेरा होलिया ठीक करने में मदद करता है और साथ में ये रिफ्लेक्ट करके मुझे मेरे अंदर की पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। ये कहने के बाद वो एक चिट में उसे प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देता है और कहता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ये प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद इसे अच्छी तरह से यूज करना, तुम्हारी नींद अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी में मौजूद यिन यांग एनर्जी भी अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगी। और साथ में वो उसे कुछ ऐसी
प्रिस्क्रिप्शंस भी बताता है, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को रिलैक्स रख सकती है और साथ में उसे एक अच्छी सी नींद भी आ सकती है। वो प्रिस्क्रिप्शन लेने के बजाय मिस मॉड गुस्सा कर जाती है और कहती है कि तुम अपनी ये मेडिसिन अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि मेरी हेल्थ का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है और उससे कहती है कि तुम्हारी डिसाइपल लुवो लुवो ने ग्रैंड ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है और उसे पैलेस के अंदर कन्फाइन कर दिया गया है, यानी कि वो अब वहां से बाहर नहीं आ सकती। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है तो चेनशेंग कहता है कि लुवो लुवो वो तो मेरी डिसाइपल है, लगता है कि उसे बाहर लाने के लिए भी मुझे वहां जाना पड़ेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें इस स्टेट परसेप्टर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेनशेंग अपने डिसाइपल्स को लेकर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर तो पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं। वो सारे के सारे उन लोगों को घूर घूर कर देख रहे थे, जिस पर चेनशेंग कहता है कि इनमें से कोई भी बंदा मुझे फ्रेंडली नहीं लग रहा। इतने में हमें वहां पर एक और सीनियर डिसाइपल को भी दिखाया जाता है, वो भी उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसे देखकर सारे ही लोग उसे ग्रीट करते हैं और उसे सीनियर सू कहकर पुकार रहे होते हैं। और यहाँ पर चेनशेंग के बारे में लोग कह रहे होते हैं कि इस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटना चाहिए, ये खुद को नेशनल अकेडमी का डीन कहता है। इतने में यहाँ पर सुमो वो उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनका रास्ता रोककर कहता है कि मेरा नाम सुमो है और मैं तुम लोगों को स्टेट परसेप्टर पैलेस में अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा। तो चेनशेंग कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी से लड़ना नहीं है। मगर सुमो कहता है कि तुम अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे रिफाइनमेंट लेवल में हो और तुम खुद को नेशनल अकेडमी का डीन कहते हो, कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर कोई फाइट होने वाली है और सुमो कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तुमने न सिर्फ कैनियन रैंकिंग में अपना नाम तक नहीं बनाया, बल्कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरो रिफाइनमेंट लेवल के साथ अपने नाम के साथ डीन भी लगाया हुआ है। मेरे ख्याल से तुम नेशनल अकेडमी के लिए मेरे ख्याल से तुम नेशनल अकेडमी के लिए बेइज्जती का बायस बनोगे। मगर टैंक 36 कहता है कि तुम बात सुनो, बेवकूफ बनाना बंद करो। हम यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर के साथ मिलने के लिए आए हैं, इसके लिए कैनियन रैंकिंग का होना जरूरी नहीं है। मगर सुमो कहता है कि तुम बकवास बंद करो। ये सुनकर तो टैंक 36 चुप हो जाता है, मगर सुमो कहता है कि नेशनल अकेडमी हमारे ट्रू ऑर्थोडॉक्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमारा ट्रू ट्रेडिशन है और ये ट्रेडिशनल कल्टीवेशन हमारे सेक्ट का एक सेक्रेट कल्टीवेशन मेथड है और अगर तुम लोग इसे अभी तक कल्टीवेट नहीं कर पाए हो तो तुम्हें अंदर जाने की कोई इजाजत नहीं। मगर यहाँ पर चेनशेंग उसकी बात मानने के बजाय सीधा अंदर जाने लगता है तो वो वॉरियर अपनी सोड निकालकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर चेनशेंग फौरन से अपने डिसाइपल्स को रोकने के लिए कहता है और फिर यहाँ पर सुमो से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अंदर जाओ और लुवो लुवो से जाकर मिलो तो फिर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं खुद तुम्हें जाने की इजाजत दे दूंगा। ये सुनते ही टैंक 36 गुस्से में आकर कहता है कि क्या बेवकूफ बना रहे हो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो स्पिरिट एलिमिनेशन लेवल का है और चेनशेंग अभी सिर्फ मेरो रिफाइनमेंट में है। तुम दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। मगर चेनशेंग कहता है कि ठीक है तो फिर ब्रदर सुमो देखते हैं कि तुम मुझे किस तरह हराते हो। ये कहने के बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीनियर सुमो कहता है कि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो मैं इस गैप को खत्म करने के लिए अपनी ट्रू एनर्जी का यूज नहीं करूंगा ताकि मुझसे हारने के बाद तुम्हें कोई शर्मिंदगी फील ना हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर चेनशेंग भी मैदान में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सीनियर सुमो वो सोर्ड कल्टीवेटर होता है तो उसके सोर्ड स्किल्स वो बहुत ही लाजवाब होते हैं और वो बहुत ही जोरदार हमले पर हमला किया जा रहा होता है, जिससे चेनशेंग सिर्फ और सिर्फ खुद को ब्लॉक कर रहा होता है। उसने अभी तक अपनी सोर्ड तक नहीं निकाली थी, मगर वो हर एक अटैक को काफी अच्छी तरह से काउंटर भी कर रहा होता है। उन दोनों की फाइट देखने के बाद यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि सीनियर सुमो की स्वॉर्डमैनशिप वो बिल्कुल अजीब तरह की है। लगता है कि वो एक अलग तरह की स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सीनियर सुमो वो एक पावरफुल अटैक करने के लिए अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू करता है और हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर वो चेनशेंग को भी लॉक कर देता है। और ये फॉर्मेशन असल में डीमन स्लेइंग पैलेस की एक स्वॉर्ड टेक्निक है, जिसे ज्यादातर डीमंस को मारने के लिए यूज किया जाता है। और वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो ये सब कुछ देखते हैं तो वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर सच में आप तो अपनी रेपुटेशन को और अपनी परफेक्शन के लिए डिजर्व करते हैं कि आप ये फॉर्मेशन यहाँ पर यूज करें, क्योंकि यहाँ पे सुमो वो परफेक्ट एलिमिनेशन स्टेज में होता है तो उसकी फॉर्मेशन भी वो उतनी ही हाईएस्ट रैंकिंग की
होती है और वो चेनशेंग से कहता है कि तुम्हारा फुटवर्क काफी अच्छा है, मगर उसके बावजूद भी तुम अब फंस चुके हो। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से पीछे हट जाओ और यहाँ से चले जाओ तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो, वरना तुम्हारे सोड अटैक के बाद बचने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ये सुनते ही टैंक 36 कहता है कि चेनशेंग आखिर क्या सोच रहे हो, फौरन से उस फॉर्मेशन से बाहर निकल आओ वरना तुम बुरी तरह से इंजर्ड हो सकते हो। मगर वहाँ पे मौजूद एक कल्टीवेटर कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, इस सोड फॉर्मेशन असल में हमारे पोप ने खुद से क्रिएट की थी। एक मर्तबा ये फॉर्मेशन पूरा शेप ले ले तो उसके बाद इससे निकलना इम्पॉसिबल होता है। मगर चेंगशेन वो अपनी 3000 डाउ स्क्रिप्चर के अंदर जो रीड कर चुका था उसके हिसाब से इस फॉर्मेशन को डिटैच डीमन सीलिंग फॉर्मेशन कहा जाता है और इसके अंदर 13 वेरिएशन होती है। हर एक फॉर्मेशन दूसरी वाली से पूरी तरह से अलग होती है और ऊपर से ये डिसाइपल अपनी ट्रू एनर्जी को भी यूज नहीं कर रहा और इसका ज्यादा से ज्यादा फोकस इस फॉर्मेशन को परफेक्ट बनाने का है, जिसकी वजह से ये इस फॉर्मेशन में बहुत सारे लूप होल्स छोड़ रहा है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है और इसे मैं अपनी नीडल्स के जरिए ही रिजोल्व कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे अपनी नीडल निकालता है तो दूसरी तरफ सुमो उसकी तरफ बहुत सारी सोर्ड थ्रो करता है और हमें दिखाया जाता है कि चेनशेंग एक सोर्ड को डॉज करता है और वो एक नीडल थ्रो कर देता है। इसी तरह फिर दूसरी सोर्ड आती है तो वो उसे भी डॉज करके अपनी दूसरी नीडल वो उस फॉर्मेशन में गाड़ देता है, मगर अभी भी बहुत सारी सोर्ड्स होती हैं और वो सीधा उसी की तरफ आ रही थी। ये देखने के बाद चेनशेंग फिर से हर एक सोर्ड को अच्छी तरह से डॉज करता है और वो अपनी स्पीड के साथ साथ फुटवर्क का भी बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से उन सोर्ड्स को डॉज भी कर रहा होता है और साथ में उस फॉर्मेशन के लूप होल्स को अच्छी तरह से तलाश करते हुए उन्हें पूरी तरह से लॉक भी कर रहा होता है। सुमो यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी और ज्यादा एनर्जी के जरिए बहुत सारी सोर्ड्स क्रिएट कर लेता है और चेनशेंग पूरी तरह से सोर्ड से घिर जाता है, उसके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये देखने के बाद यहाँ पर सीनियर सुमो कहता है कि चलो अब फाइनल अटैक करने का वक्त आ गया है, तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बेहतर है कि अभी से ही हार मान लो। मगर चेनशेंग कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहने के साथ वो अपनी लास्ट नीडल भी थ्रो करता है और वो उसे बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लगाता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन का फ्लो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वहां पे मौजूद वो सीनियर जैसे अपनी सोर्ड थ्रो करने की कोशिश करता है तो वो सोर्ड्स पूरी तरह से गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिस पर उसे भी यकीन नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को यूज करना था मगर वो एनर्जी यूज ही नहीं कर पा रहा था। उसकी सारी की सारी सोर्ड फॉर्मेशंस पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती हैं और चेनशेंग उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर आप ये लड़ाई हार चुके हैं। ये सुनकर सुमो बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और फौरन से अपनी फॉर्मेशन से नीचे हटता है तो वो फॉर्मेशन अब पूरी तरह से इरेज हो जाती है क्योंकि उसे यूज करने वाला अब उस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद ही नहीं था। और चेनशेंग उसे बताता है कि आप ये डिटैच डीमन सीलिंग फॉर्मेशन एलिमिनेशन परफेक्ट लेवल पर यूज कर रहे थे, जिसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ही कमाल के स्किल्स मौजूद हैं। मगर आपकी गलती ये है कि आपने इस फॉर्मेशन को परफेक्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीजें ऐड कर दी है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और इस अननेसेसरी फॉर्मेशन की वजह से आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही खराब हो जाता है। यही वजह है कि आपकी इस फॉर्मेशन में वीकनेस ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप इस फॉर्मेशन में कम से कम एनर्जी यूज करें और जितने भी एक्स्ट्रा फॉर्मेशन इसके साथ आपने ऐड की हैं उन्हें आप हटा दें और अगर आप इसे सिंगल लेयर फॉर्मेशन बना दें तो ये और भी अच्छी तरह से काम करेगी, क्योंकि सिंगल लेयर फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलेगा और वो ज्यादा फ्रीली और स्मूथली काम करेगी। ये सुनकर सुमो हैरान हो गया था कि इसने न सिर्फ फाइट के दौरान मेरी फॉर्मेशन को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया बल्कि मेरी वीकनेस को भी ढूंढ लिया और इसने मेरी फॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला भी बता दिया है। उसका बताया हुआ ये फॉर्मूला मेरी फॉर्मेशन के साथ बिल्कुल सूटेबल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी फॉर्मेशन को और भी ज्यादा बैलेंस और परफेक्ट बना सकता हूँ। ये लड़का सच में एक ब्रिलियंट जीनियस लड़का है। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपने आप को और अपने हुलिया को ठीक करता है और फिर चेनशेंग से कहता है कि मैं मान गया, तुम वाकई में एक अच्छे मास्टर और एक डीन कहलाने के लायक हो। मैं आज अपनी ये हार एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत देता हूँ। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर सुमो कहता है कि ये लड़का वाकई में नेशनल एकेडमी का डीन कहलाने के लायक है। पोप लीचेंग ने इसे सच में काफी अच्छी तरह से देखा है और उनका गेज बिल्कुल सही है। ये लड़का एक रिमार्केबल जीनियस और टैलेंटेड लड़का है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर सुमो उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता मैं बताता हूँ। उन लोगों को बताया जाता है कि उन्हें
हमें इस वाटर पॉन्ड के ऊपर जाना है और ये लोग ग्रीन लीफ वर्ल्ड में चले जाएंगे। और वो उन लोगों को बताता है कि ये लीफ वर्ल्ड असल में हमारे पॉप के 5 एलिमेंट फ्लावर ट्री के साथ क्रिएट किया गया है, इसीलिए इस वर्ल्ड में जाने की एंट्रेंस वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। वो लोग जैसे ही उस वाटर पॉन्ड के ऊपर आ जाते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि इस पानी के नीचे ऐसा रिफ्लेक्शन है जिससे वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। मगर यहाँ पे अभी भी किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था, जिस पर टैंक 36 कहता है कि तुम कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। मगर सुबह उनसे कहता है कि तुम तीनों बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर आगे बढ़ो। तो चेन शेंग वो उस रिफ्लेक्शन की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि हमें अपने माइंड से सारे थॉट्स निकालनी होंगी, उसके बाद ही ये रिफ्लेक्शन हमें उस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देगा। इतना कहने की ही देर थी कि वो लोग फौरन से वहां से ग्रीन लीफ वर्ल्ड की तरफ टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब उस वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो उन्हें वो जगह बिल्कुल हैरान कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी दुनिया होती है। उसे देखकर वो लोग भी हैरान हो गए थे कि एक सिंगल स्मॉल लीफ के अंदर इतनी बड़ी दुनिया मौजूद हो सकती है। इस दुनिया को असल में कैन्यन वर्ल्ड भी कहा जाता है। मगर चेन शेंग उनसे कहता है चलो हमें लुवो लुवो को तलाश करना है। ये कहने के बाद वो लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग की सोड वो अपने आप ही चमकना शुरू हो जाती है, मगर उसे इस बात का पता नहीं चलता। और हमें वहाँ एक 5 पेटल फ्लावर ट्री को भी दिखाया जाता है, जिसके बराबर में पॉप ली चेंग और पॉप बाइशॉप खड़े होते हैं। और पॉप ली चेंग वो बिशॉप से कह रहा होता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम अपने सेक्ट का सबसे अच्छा ट्रेजर वो उस लड़के के हवाले करना चाहते हो? तो बिशप कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, वो लड़का इसे होल्ड कर सकता है। और वैसे भी वो लड़का जब से इस कैपिटल में आया है उसके बाद से हम लोगों ने उसके ऊपर एक से बढ़कर एक प्रेशर बनाया है, यहाँ तक कि उसे नेशनल एकेडमी का डीन बनाकर सब लोगों का दुश्मन बना दिया। उसके बाद मिस मो ने उसे ऐसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर दिया था कि जहाँ से वो कभी भी नहीं निकल पाता, मगर फिर भी वो वहां से निकल आया। और उसके बाद उसने उस ड्रैगन फॉर्मेशन को भी अच्छी तरह से तोड़ दिया था, जिसके बाद वो उस ड्रैगन से भी बचकर उस फॉर्मेशन से बाहर आ गया था। ऊपर से ट्यान हाई फैमिली ने अपने टॉप के डिसाइपल्स के जरिए भी उस पर कितना प्रेशर डाला है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये सुनकर पॉप ली चेंग कहता है कि हाँ, मुझे उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मगर बिशॉप कहता है कि वो लड़का एक रेयर टैलेंट है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। मगर पोप कहता है कि ऐसा नहीं है, वो अभी भी उस लायक नहीं हुआ है। और ऊपर से वो उस बंदे का डिसाइपल है जिसे मैं पसंद नहीं करता। वो अगर अपनी पोजीशन को डिजर्व करना चाहता है तो उसे हर एक बंदे को फेस करना होगा। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लुवो लुवो को दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठी हुई कुछ लिख रही होती है, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके सर में दर्द होने लगता है। और वो कहती है कि मैं अब खाना नहीं खाऊंगी। मगर अचानक उसे शू युआनपो की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर ये खाना मैं खा लेता हूँ। उसे वहाँ पर देखकर वो लड़की काफी सरप्राइज हो गई थी और वहाँ पर उसे फिर टैंक 36 दिखाई देता है, जिस पर वो कहती है कि तो तुम भी यहाँ पर हो, मगर मास्टर कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? इतना कहने की ही देर थी कि वहाँ पर चेन शेंग भी अपीयर होता है। उसे देखते ही लुवो लुवो खुशी के मारे झूम उठती है और वो चेन शेंग की तरफ भागते हुए आती है, मगर उसके करीब आते ही उसे याद आ जाता है कि वो उसका मास्टर है, जिसकी वजह से वो फौरन से उसके आगे हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मास्टर, आपको यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा। तो चेन शेंग उससे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल कर ली है। मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे वक्त कैसा गुजर रहा है? तो लुवो लुवो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं और खाना भी यहाँ पे बहुत ही मजे का होता है और ट्रेजर्स भी सारे कमाल के हैं। यूँ समझ लो कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ जैसी मुझे चाहिए थी। मगर यहाँ पर शू युआनपो कहता है कि क्या वाकई में ऐसा है? पर देखकर तो लगता है कि तुमने इस खाने को टच तक नहीं किया। और टैंक 36 उसका वो लेटर उठाता है जो कि उसने चेन शेंग के लिए लिखा था। वो उसे जैसे ही पढ़ने लगता है तो लुवो लुवो उससे वो लेटर छीनने की कोशिश करती है, मगर टैंक 36 वो लेटर उसे नहीं देता, जिस पर लुवो लुवो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे वो वापस कर दो, ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, इन्हें हाथ मत लगाओ। मगर टैंक 36 वो उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है, जिस पर लुवो लुवो
गुस्से में आकर अपना पैर जोर से उसके पांव पे मारती है, जिससे वो लेटर टैंक 36 के हाथ से निकल जाता है और ऊपर जाता है। तो लुवो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए उस लेटर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए थे कि इसे क्या हुआ है, ये अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर गई है। वो उन लोगों से कहती है कि ये बस एक लेटर था, मैं इस ग्रीन लीफ वर्ल्ड में आई तो हूँ, ये दिखने में बहुत बड़ी है पर मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं किसी प्रिजन के अंदर मौजूद हूँ और मुझे यहाँ पर आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। ये सुनते ही चेनशेंग उससे कहता है कि हम लोग इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं ताकि हम तुम्हें अपने साथ ले जा सकें। हम लोग ग्रैंड ट्रायल में तुम्हें साथ लेने के लिए आए हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? ये सुनकर वो लड़की कहती है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं तो तैयार बैठी हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपना विप उठा लेती है और उनसे कहती है कि चलो मैं तुम लोगों को सीक्रेट रास्ते से बाहर ले चलती हूँ, यहाँ से हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। ये कहने के बाद वो खिड़की से कूद जाती है और शू युआनपो और टैंक 36 वो दोनों ही उसके साथ चले जाते हैं। जिसके बाद चेनशेंग भी अब उसके साथ उस खिड़की के रास्ते से बाहर जाता है। वो लोग कहते हैं कि बाहर मौजूद जितने भी मास्टर्स हैं वो हमें बाहर जाने से नहीं रोकेंगे, बस हमें भागना नहीं है। इतना कहने की देर थी कि उन्हें सामने बिशप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और वो लोग कहते हैं यहाँ तो हमारा रास्ता रोकने के लिए बिशप खुद से आ गया है। और चेनशेंग वो बिशप से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी डिसाइपल को लेने के लिए आया हूँ ताकि हम लोग ग्रैंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सके। ये सुनकर बिशप उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो फिर हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, मगर फिलहाल तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब ग्रैंड ट्रायल शुरू होगा तो मैं खुद इसे लेकर वहां पर पहुंच जाऊंगा। हमें इसकी आजादी को रिस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मगर इसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तो चेनशेंग कहता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं इसके लिए अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊंगा। मगर बिशप कहता है तुम शायद अभी भी नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो चेनशेंग कहता है कि अगर डिटेच पैलेस वो लुवो को किसी तरह भी तंग नहीं कर रहा, ना ही उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पर मुझे लाना चाहते थे। तो बिशप कहता है कि तुम काफी समझदार हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रायल ऑर्गेनाइज किया है। जिस पर चेनशेंग कहता है कि ट्रायल? किस किस्म का ट्रायल? तो बिशप कहता है कि वो ट्रायल बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तुम जैसे ही लिव वर्ल्ड से बाहर जाओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे ही उस लिव वर्ल्ड से बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर स्टेट परसेप्टर ग्राउंड में बहुत सारे डिसाइपल्स जमा हो गए हैं। जिस पर टैंक 36 कहता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या ये लोग यहाँ पर हमसे लड़ना चाहते हैं? मगर जब वो लोग उस ग्राउंड में जाते हैं तो कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था, ना ही कोई उन पर इंटरेस्ट ले रहा था। मगर एक डिसाइपल कहता है कि नेशनल अकेडमी के डिसाइपल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। कितनी शर्म की बात है कि ये स्टेट परसेप्टर में घूम रहे हैं। और वांशु फैमिली का सेकंड यंग मास्टर तो देखो यहाँ पे अकेला क्या कर रहा है, ये एक बेकार से नेशनल अकेडमी का सहारा ले रहा है। ये सुनते ही टैंक 36 फौरन से अपनी सोट बाहर निकाल लेता है। जिस पर वहाँ मौजूद डिसाइपल कहता है अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो। मगर वहाँ मौजूद दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और कहती हैं कि किनयुन रैंकिंग को अपडेट किया जाने वाला है। और यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग जमा हुए हैं वो उस रैंकिंग को देखने के लिए जमा हुए हैं। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सब लोगों से कहती है कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोग यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आए हो? तुम लोगों को तो किनयुन रैंकिंग को देखने में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी शख्स लड़ाई करता है तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो शख्स किनयुन रैंकिंग में कभी भी क्वालिफाइड नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद ऊपर हमें ग्रीन एनर्जी दिखाई देती है, जिसके साथ हम लोग वहाँ पर क्लाउड्स के बीच में बहुत ज्यादा लाइटनिंग को आते हुए देखते हैं। और उसके साथ हमें वहाँ पर एक एल्डर की भी आवाज सुनाई देती है, जो कि उन लोगों से कह रहा होता है कि इस कॉन्टिनेंट में हर जगह जीनियस भरे पड़े हैं, मगर हर जीनियस को अपनी शुरुआत बिल्कुल जीरो से करनी पड़ती है। हमारे ट्यानजी पवेलियन ने ये रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्टीवेटर्स के लिए ही रखी है। ये रैंकिंग पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है ताकि पूरे के पूरे नेशन को इसके जरिए इंस्पायर किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे कॉन्टिनेंट और तुम्हारे कैपिटल के लोगों के नाम भी इसमें मौजूद होंगे। इतना कहने के बाद हमें वहाँ पर बहुत सारे टोकन
दिखाई देते हैं और उनके साथ वहाँ पर एक टियानजी पवेलियन मास्टर भी अपीयर होता है, जिसे वहाँ मौजूद सारे ही लोग टियानजी एल्डर कहते हैं। मगर वो लोग ये देखकर भी हैरान होते हैं कि ये टाइम तो रैंकिंग को अपडेट करने का टाइम नहीं है, फिर यहाँ पर इस रैंकिंग को क्यों चेंज किया जा रहा है। वहाँ मौजूद डिसाइपल ये समझ रहे थे कि शायद ब्रदर सुमो वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, तो शायद उनकी रैंकिंग वो अब काफी हाईएस्ट लेवल पर आ चुकी होगी। मगर हमें जब उस रैंकिंग को दिखाया जाता है तो वहाँ पर ब्रदर सुमो वो 33 रैंकिंग पे आता है, जिसका मतलब ये है कि वो टैंक 36 से ऊपर के लेवल में है। और लगता है शायद उन्होंने अपनी न्यू कल्टीवेशन के बाद अपनी रैंकिंग को काफी हाईएस्ट लेवल तक ले जाना है। मगर यहाँ पर टियानजी एल्डर वो सब लोगों से कहता है कि तुम लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम लोग अपनी रैंकिंग को देखने के लिए इतने ज्यादा क्यूरियस हो और यहाँ पर काफी टाइम से खड़े हुए हो। मगर क्योंकि आज कुछ चेंजेस होने वाली हैं और हम लोग कुछ रैंकिंग्स को अपडेट करने वाले हैं, तो इसीलिए उम्मीद है कि तुम लोग इन चेंजेस को सेलिब्रेट करोगे। वो उन लोगों को बताता है कि अब यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो असल में नेशनल अकेडमी को लेकर होने वाला है, क्योंकि अब उनके कुछ डिसाइपल्स की रैंकिंग्स चेंज होने वाली हैं। ये कहने के बाद वो सबसे पहले वाली रैंकिंग को अनाउंस करते हुए कहता है कि सबसे पहले नेशनल अकेडमी के शू युआनपो का नाम पुकारा जाता है और उसे कहा जाता है कि शू युआनपो तुम्हारा नाम लिस्ट में डाला जा रहा है। ये सुनते ही शू युआनपो का जो सीनियर होता है वो ये कहता है कि ये नामुमकिन है। मगर शू युआनपो खुद बिल्कुल हैरान होता है और कहता है कि क्या मेरा नाम कैनियन लिस्ट में आ रहा है, ये तो कमाल हो गया। मगर उसका सीनियर कहता है कि इसने हमारे सेक को ठुकरा दिया था, आखिर ये कैनियन लिस्ट में ऊपर कैसे आ सकता है। मगर हमें बताया जाता है कि उसकी रैंकिंग उसके सीनियर के साथ रिप्लेस कर दी जाती है। उसके सीनियर की रैंकिंग को लिस्ट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह उसके जूनियर शू युआनपो को डाल दिया जाता है, जिसके बाद कहा जाता है कि वो अब 148 रैंकिंग में आ गया है। ये देखकर उसका सीनियर वो घुटनों के बल बैठ जाता है, उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील होने लगी थी। मगर शू युआनपो वो तो खुशी के मारे पागल सा होने लगा था। वो अपने मास्टर से कहता है कि फाइनली मैंने अपना नाम कैनियन लिस्ट में डाल दिया। वो खुशी के मारे तो टैंक 36 को एक जोर का पंच मारता है और कहता है कि देखा तुमने, मैं भी कैनियन लिस्ट में हूँ। मगर वो अभी भी इतना खुश होता है कि वो हर एक को जाकर कहता है कि देखो मेरा नाम वहाँ पर है, मैं भी कैनियन मास्टर बन गया हूँ। मगर वहाँ पे मौजूद टियानजी मास्टर वो अब अगले बंदे का नाम लेने वाला था जो कि टैंक 36 था। वो बताता है कि टैंक 36 क्योंकि वो पहले से ही टियानजी लिस्ट में मौजूद है तो इसीलिए उसकी रैंकिंग को अपडेट नहीं किया गया। मगर उसके बाद वो लुवो का नाम पुकारते हुए कहता है कि थर्ड पर्सन जो कि टियानजी लिस्ट में ऊपर आने वाला है वो सेकंड रैंकिंग की लिस्ट में शामिल किया जाने वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस लुवो है। ये देखकर सब लोग चौंक गए थे कि प्रिंसेस लुवो वो इस कैनियन रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आ चुकी थी। उसके लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं और कुछ लोग ये देखकर ये कह रहे होते हैं कि क्योंकि वो प्रिंसेस है तो इसीलिए शायद उसका नाम इतना ऊपर की लिस्ट में डाला गया है। मगर यहाँ पर टियानजी एल्डर वो वहाँ पे मौजूद सब लोगों का नाम एक एक करके पुकारता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने टियानजी रैंकिंग में काफी प्रोग्रेस हासिल की है, जिसका मतलब ये है कि तुम लोग अपनी कल्टीवेशन में अब बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने वाले हो और तुम लोगों का फ्यूचर भी काफी ब्राइट होने वाला है। मगर कुछ लोगों को अभी भी यहाँ पे जलन हो रही होती है और वो उन लोगों के बारे में कहते हैं कि ये नेशनल अकेडमी के डिसाइपल से नेशनल अकेडमी जो कि इतने लंबे टाइम से बंद पड़ी हुई थी उसके ओपन होते ही ये लोग इतनी हाईएस्ट रैंकिंग के कल्टीवेटर्स बन गए हैं और ऊपर से इन लोगों का कल्टीवेशन लेवल भी इतना लो लेवल का है और इनका जो डीन है वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेरो क्लींजिंग रियलम में है, वो तो डीन कहलाने के भी लायक नहीं है। मगर यहाँ पर टियानजी एल्डर कहता है कि जरा सब्र कर जाओ, अभी ये रैंकिंग खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसमें कुछ अपडेट करना बाकी है। हमारे पास यहाँ पर एक डिसाइपल और भी है जिसने फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है और जिस बंदे ने ये रैंकिंग हासिल की है वो ग्रैंड ट्रायल में हर एक बंदे को चैलेंज करने वाला है। ये बंदा कोई और नहीं है बल्कि हमारी नेशनल अकेडमी का डीन है जिसका नाम है चेन शेंग और वो आज से इस रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आता है। हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग को फर्स्ट रैंकिंग दे दी जाती है और वो अब शू यूरोंग के बिल्कुल बराबर के लेवल पर आ चुका होता है। ये देखकर चेन शेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया कि ये लोग मुझे टॉप में क्यों रख रहे हैं। असल में ये लोग मुझे टारगेट बनाना चाहते हैं ताकि सब लोग मेरे दुश्मन बन जाएं और हर एक बंदा मुझसे लड़ना चाहे। यही वजह है कि इन लोगों ने अचानक से ये सब कुछ अपडेट किया है। उसे अब समझ में आ रहा था कि बिशॉप ने उसके लिए किस ट्रायल की बात की थी। मगर हमें दिखाया जाता है उसके नंबर 1 रैंकिंग में आने के बाद बहुत सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और
वो उस रैंकिंग को अचीव करने के लिए अब अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। एक डिसाइपल जो कि एक बैटलफील्ड में होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और काफी स्पीड के साथ लोगों को मार रहा था, उसे भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी बिल्कुल जोश में आकर शेन शेंग से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। और वहां पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं जो कि उस रैंकिंग में टॉप में आने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे के सारे अब चेन शेंग से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि चेन शेंग वो सिर्फ और सिर्फ मेरो रिफाइनमेंट लेवल में है, तो उसे मारना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और अगर वो लोग उसे मार देते हैं तो वो लोग फर्स्ट रैंकिंग तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि रूल बिल्कुल सिंपल है, आप जिस भी रैंकिंग के वॉरियर को हराओगे उसकी रैंकिंग आपकी हो जाएगी। और आखिर में हमें फिर उस अकेडमी के पॉप को भी दिखाया जाता है, वो चेन शेंग के बारे में कह रहा होता है कि इस ग्रैंड ट्रायल में पता चल जाएगा कि तुम कितने काबिल हो, तुम्हें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ अब यहाँ पर शो करनी होगी, देखते हैं तुम क्या वाकई में फर्स्ट पोजीशन में आने के लायक हो या नहीं। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।